नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान 2024 का अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट में प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की गई। इसी बजट पर आज स्वामी न्यूज के स्टूडियो में विस्तृत चर्चा भी की गई। इस चर्चा में राजस्थान सरकार में पूर्व वित्तीय सलाहकार रहे गोविंद देव व्यास, स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, चार्टेड अकाउंटेंट अनिरुद्ध दादीच और वार्ताकार राजीव शर्मा द्वारा बजट में की गई घोषणाओं के प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। कि हम एआई के माध्यम से ऑटोमेटिकली कोशिश करेंगे कि लोगों को जिनको हमें लाभ देना है उनको हम छाड़ सके। जी सर, बिल्कुल। हमारे साथ जयपुर से चार्टेड अकाउंटेंट अनिरुद्ध जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं स्वामी ग्रुप के सीएमडी समाज सेवी और बजट को बिल्कुल एक बारीकी से अच्छी तरीके से विश्लेषण करने में भी एक्सपर्ट माना जाता है कमल प्रकाश जी। वर्षों से बजट को भी एक विस्तृत तौर पे देखते हुए भी आए हैं और उसकी समीक्षा भी करते आए हुए हैं। तो हम एक एक करके भी पहले आते हैं। हम हमारे साथ में सीए हैं अनिरुद्ध जी, उनसे जानेंगे। अनिरुद्ध जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए उद्योगों के लिए सरकार ने किस तरह से क्या टैक्स में छूट प्रदान की है और किस तरह के और भी आगे जो उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसमें क्या क्या उन्होंने रियायतें दी? सर, सबसे पहले तो मैं जो दिया कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लास्ट जो लाइन बोली कि हमको कदम मिला के चलना होगा, कदम मिला के चलना होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविता है उसके उसी से शुरुआत करते हैं कि ये एग्जैक्टली सेंटर का ही एक जो सेंटर का मिशन रहा है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। उसी के ऊपर इन्होंने अपना बजट सारा दिया है। तो रही बात अपने टैक्स स्ट्रक्चर की, तो टैक्स स्ट्रक्चर में दो वेलकमिंग स्टेप मैं कहूंगा। एक तो मंडी शुल्क को खत्म करना पूरी तरीके से, जिससे गुड़ और चीनी की जो काफी टाइम से डिमांड चल रही थी मंडी वालों की, उसको पूरी तरीके से खत्म करना। एक अपना लैंड टैक्स को खत्म करना। दो बड़ी रियायतें हैं। उसके अलावा जो अपना वैट के अंदर या आरएसटी के अंदर बहुत पुराने डिस्प्यूटेड मैटर्स चल रहे हैं, अभी भी वो गवर्नमेंट ने जो एक्सटेंशन देने के बावजूद आज भी वो काफी मैटर्स पेंडिंग पड़े हैं, उनको उसी पुरानी गवर्नमेंट का एक्सटेंशन देना तो 31 जुलाई 2024 तक का, वो मैं एक बड़ा वेलकमिंग स्टेप मानता हूँ। ये तो रही एक मेजर इंडस्ट्री की बात। अगर हम बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जो इन्होंने टूरिस्ट सर्किट और रिलीजियस सर्किट की जो घोषणा करी है, जिसमें इन्होंने अपने गोविंद देव जी का मंदिर लिया है, मेहंदीपुर बालाजी को भी लिया है, मेवाड़ के एरिया को कंप्लीट किया है महाराणा प्रताप सर्किट बनाकर। तो ये काफी वेलकमिंग स्टेप है जो कि हमारे अपने राजस्थान के रिच और रिच कल्चर को जो से बचाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हमारा बैकग्राउंड कितना रिच रहा है। तो मैं एक ये समझता हूँ टूरिज्म इंडस्ट्री और रिलीजियस सर्किट को कंप्लीट करने से काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस सेक्टर के अंदर। और सरकार जब पूरा बजट लेके आएगी तब इसके ऊपर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मैं कमल प्रकाश जी से जानना चाहूंगा, देखिए आपको बजट का लंबे समय से पूर्णतः अनुभव भी रहा है और पूरा आप इसका विश्लेषण भी करते हुए आए, शुरू से इसको देखते हुए भी आए। भजनलाल सरकार का ये पहला अंतरिम बजट है प्रस्तुत किया गया। इस बजट को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, राजस्थान भूभाग की दृष्टि से एक बड़ा क्षेत्र है, तो उस वजह से यदि देखें तो राजस्थान एक अलग तरीके से पहचान भी रखता है। इस बजट के अंदर जो प्रथम प्रणव या घोषणाओं में जो बात कही गई है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये पूर्व में ये बात थी। इसमें एक नई चीज और जुड़ी है, सबका कल्याण। जो सबका कल्याण वाली जो बात रखी गई है वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की भूमिका दिखने में आती है। सरकार की जो मंशा है वो एक अलग तरीके की दिखने में आती है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से केंद्र के अंदर अपनी घोषणाएं करी, उन घोषणाओं को, क्योंकि अलग तरीके, क्योंकि 4 महीने का बजट है, पूरे साल का बजट नहीं है, परंतु उन्होंने जो 70,000 लोगों को नौकरियां देने की बात कही है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 70,000 नौकरियां यदि मिलती हैं तो रोजगार में एक युवा के अंदर एक नई क्रांति आती है और
आरपीएससी के अंदर भी जो इन्होंने एक प्लान किया कि भाई हम जो एग्जाम्स कराएंगे उनकी पूरा कैलेंडर बना के करेंगे, वो भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। इस बजट में कहीं ना कहीं मोदी का पूरा विजन दिखने में आता है। जो मोदी जी जिस तरीके से देश की दिशा और दशा बदलना चाहते हैं, वो पूरी दिशा और दशा इसके अंदर बदल में आती है। परंतु सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और लोकसभा के चुनाव है, और चुनाव की दृष्टि से भी इस बजट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जो चुनाव में जो एकदम घोषणाएं कही जाती हैं कि घोषणा पत्र में बात कह दी जाती है, परंतु वो कहीं ना कहीं बजट में नहीं आती है, उनको सब चीजों को इसमें समावेश करने का प्रयास किया गया है। और जो अन्नपूर्णा के लिए, जैसा कि गोविंद जी वैसा बता रहे थे कि जो अन्नपूर्णा के अंदर जो एक अलग तरीके का सोच रखी है, उसमें एक अलग तरीके का बजट दिया गया है, जो अन्नपूर्णा में अलग फैसिलिटीज दी गई हैं, उसका भी इसमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। गरीबों के लिए जो एक अलग सोच रखी है, जो बच्चियों को, वो चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो स्कूल स्पोर्ट्स से खेलने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, युवा हो, महिला हो या किसान हो, उन सब को पूरा चीजों का इस बजट में पूरा ध्यान रखा है। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपने इन सारे सब चीजों को यदि आप जोड़ लेते हैं, जैसा कि अभी अनुरुद्ध जी भी बता रहे थे कि पर्यटन का एक इसमें विशेष जो ध्यान दिया गया है। पर्यटन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी इन सब चीजों के अंदर, क्योंकि अभी बजट बहुत छोटा है, बजट में इतनी सारी छोटी छोटी चीजें अभी इसमें निकल के नहीं आती हैं, परंतु पर्यटन में जो बढ़ावा देने के ऊपर सोच रखी, क्योंकि खुद भी जो भी वित्त मंत्री है वो पर्यटन डिपार्टमेंट भी उनके अधीन ही आता है, तो उन्होंने उस तरफ भी विशेष रूप से जो ध्यान दिया टूरिज्म को लेकर। जो राजस्थान, क्योंकि क्या होता है, जब तक बाहर से पैसा नहीं आएगा किसी भी स्टेट के अंदर, बाहर के स्टेट से, बाहर की कंट्री से पैसा नहीं आएगा। जयपुर, उदयपुर, कोटा, जैसलमेर में बहुत टूरिज्म बहुत फैला हुआ है, परंतु ये टूरिज्म सिर्फ 4 शहरों में नहीं, यदि पूरे राजस्थान भर के अंदर यदि इन सब चीजों का टूरिज्म का यदि ध्यान दिया जाएगा तो बहुत बड़ा लोगों का यहाँ पे आवक होगी, और वो जब पैसा राजस्थान में आएगा तो राजस्थान के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, और ये इसकी विशेषता भी होने वाली है, इस सब चीजों की मिलने वाली है। दूसरा चीज की जो हाईटेक टेक्नोलॉजी की बात कही गई, जो भी हाईटेक टेक्नोलॉजी भी जो आ चुकी है, उसके लिए सारे लोगों को जोड़ना के लिए भी इसमें केंद्र बिंदु बनाकर कई सारी चीजों के छोटी छोटी चीजें जोड़ी गई हैं, उससे हाईटेक होगा। और जो हाईटेक सिटी बनाने की बात कही है, जैसे गोविंद जी आसाम ने बताया कि एक पूरा सिटी यदि बन जाएगा तो एक पुराने शहर में बहुत सारी चीजों को डेवलप करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे कई सारी बसावट हो जाती है, तो उसमें दिक्कत होती है, परंतु यदि नया एरिया यदि पूरा यदि नए तरीके से चालू किया जाएगा तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। संभागीय आयुक्त महेश शर्मा ने आज जिला परिषद की सभी शाखाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान 9 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इस पर संभागीय आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को अनुपस्थित रहे कर्मचारियों से कारण पूछने के लिए कहा। इसके अलावा कार्यालय में धूल मिट्टी देखकर सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान रखने के लिए निर्देशित भी किया। संभागीय आयुक्त महेश शर्मा ने आज जिला परिषद की सभी शाखाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान 9 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इस पर संभागीय आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को अनुपस्थित रहे कर्मचारियों से कारण पूछने के लिए कहा। साथ ही कार्यालय में धूल मिट्टी और गंदगी देखकर नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी कार्यालय की तुरंत सफाई कराई जाए, जिसके कारण वातावरण भी स्वच्छ बन सकेगा। जिला परिषद अजमेर का आज मैं यहाँ पे आया, अभी औचक निरीक्षण किया है मैंने। सीओ साहब जिला परिषद ललित जी गोयल हमारे यंग और डायनेमिक IAS ऑफिसर हैं, हार्ड वर्किंग है। ये देख रहे हैं कुछ कर्मचारी आज कितने मिले, 9 कर्मचारी अभी एब्सेंट मिले हैं, जिनको हम नोट। इन्होंने अच्छी बात ये कर रखी है कि बायोमेट्रिक मशीन लगा रखी है, जिससे कि टाइम मेंटेन होता है, लॉग शीट मेंटेन होती है। तो काफ़ी कर्मचारी टाइम पे आए हैं। जो 9 कर्मचारी नहीं आ पाए उनसे हम कारण पूछेंगे कि क्यों नहीं आ पाए, क्या वजह थी, और क्या वो आदतन लेट आने के हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड वो हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जिला परिषद की शाखाओं का काम भी देखा है जा कर के, और कुछ काम करने की आवश्यकता है। कई जगह रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, कहीं गंदगी है उसको साफ़ सफाई करने की आवश्यकता है, वर्किंग एनवायरनमेंट को सुधारने की आवश्यकता है। मैंने सीओ साहब जिला परिषद से आग्रह किया है कि वो पर्सनली इन मैटर्स को देखें। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो निश्चित रूप से कर्मचारी बेहतर तरीके से काम को अंजाम दे पाएंगे। और जो आम जनता अपेक्षा करती है पंचायत राज सिस्टम के थ्रू, जिला परिषद पूरे ज़िले की ग्रास रूट लेवल तक, एक एक गांव तक की व्यवस्थाओं से मतलब जुड़ी हुई संस्था है। इसमें हम यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बेहतर मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
और जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका बेहतर सुपरविजन, बेहतर मॉनिटरिंग करके आम जन को बहुत अच्छी राहत प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आग्रह किया है कि आप पूरी टीम के साथ यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बेटर रखें। सुपरविजन जन अभियोग निराकरण विभाग के मुख्य सचिव एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड कार्यालय में आज प्रशिक्षु IAS श्रद्धा गोमी की अध्यक्षता में मासिक उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान पुष्कर के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुष्कर विकास में बाधक बड़ी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। जन सुनवाई करते हुए IAS श्रद्धा गोमे ने संबंधित विभागों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया। स्तरीय जन सुनवाई की विभिन्न प्रकार के परिवार हमें सुनने को आए हैं। जो एक मेजर समस्या जो हमारे सामने आई है वो है ऑनलाइन जमाबंदी जो किसानों द्वारा नहीं निकाली जा पा रही है क्योंकि पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है। तो उसी में हमने निर्णय लिया है कि आगे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर हम एक बार इसको अंतरिम रूप से हम क्या समस्या का समाधान कर सकते हैं उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। साथ ही साथ जो कि समस्याएं हैं जो सफाई से रिलेटेड है या अस्पताल में मशीन जो कार्यरत नहीं है अभी उनसे संबंधित है, तो हमने उचित निर्देश दे दिए हैं और संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। जो कि लॉन्ग टर्म जो इशू हमारे सामने आए हैं जैसे सीवरेज से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे जो भी डिस्कशंस होता है, पॉलिसीज़ बनती है, वहाँ पर हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में एक बार ओपन प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन कर उनके जो भी सुझाव हैं उन्हें भी हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। जी, हमें एक एप्लीकेशन आवेदन मिला है बस स्टेशन के लिए भी, जिन्होंने उन्होंने हाईलाइट किया है कि कुछ समस्याएँ हैं कि बस शायद पुष्कर तक नहीं आ पा रहे हैं। साथ ही साथ में भी जो नया बस स्टैंड था वो पूर्णतः रूप से ऑपरेशनल नहीं है, तो उसके संबंध में भी जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हम वार्तालाप कर जो भी हम इसके लिए एक रिजॉल्व करने के लिए डिसीजन ले सकते हैं वो ले लेंगे। आज जो मासिक जन सुनवाई में आदरणीय ये नई IAS प्रशिक्षु महोदया तो हमने आज पुष्कर की जो दो महत्वपूर्ण बड़ी समस्या हैं उनके बारे में उनको लिखित में दिया है। एक तो जो यहाँ पुष्कर में नया बस स्टैंड है वो कोरोना काल से बंद पड़ा है, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत से ये बस स्टैंड बनाया गया। वहाँ के बुकिंग काउंटर बंद है और बसों का संचालन बंद है। दूसरी ओर जो बसें अजमेर से नागौर के वाया पुष्कर जाती है वो बसें सारी की सारी बाईपास से निकल जाती है, मात्र 8-10 बसों को छोड़ के, और पुष्कर के यात्रियों को इन सरकारी राजस्थान पथ परिवहन की बसों में बैठाया ही नहीं जाता है। और ये बसें सारी बाईपास से निकल जाती है, तो पुष्कर में जो रोज 10,000 8-10 हज़ार यात्री आते हैं, पुष्कर की आबादी 30,000 की है, ये लोग अपने निजी सरकारी कार्यों से अजमेर पुष्कर आते जाते हैं, उनको कितनी भारी दिक्कत होती है। और जब ज़्यादा इस तीर्थस्थल पर भीड़ होती है तो प्राइवेट वाहन है वो लूट मार मचा देते हैं। 100 रुपये 50 रुपये किराया अजमेर पुष्कर के बीच में हो जाता है, क्योंकि सरकारी बसें जब आएगी नहीं पुष्कर तो प्राइवेट लोगों की पोबारा हो जाती है। तो ये इस बात को लेके हमने आदरणीय प्रशिक्षु IAS जी से निवेदन किया है कि ये जो नया बस स्टैंड बंद पड़ा है वो राजस्थान पथ परिवहन से वापस चालू करवाया जाए, बुकिंग काउंटर वापस खुलवाया जाए और चालकों परिचालकों की मनमर्जी और जो चल रही है उपेक्षा उनको पाबंद किया जाए कि वो पुष्कर की सवारियों को सरकारी वाहन में बैठाएं और उनको सुगम यात्रा करवाएं। दूसरा, जो यहाँ स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर की जो 12 करोड़ की योजना चल रही है, हमने गत जन सुनवाई में आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय को उसकी जो तकनीकी खामियां उसके बारे में लिख के दिया था कि भाई इस स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर के पानी को ग्रेविटी से ढलान से बाहर निकाला जाए, जबकि इस योजना में इसको पंपिंग पे रखा गया है। और दूसरा, सारे पानी को पुष्कर शहर के सारे बरसाती पानी को एक जगह पुराने संप तक लाया जा रहा है, वो तकनीकी रूप से बड़ा अनुपयोगी साबित होगा। भविष्य में ये समस्या और विकराल होगी जहां समाधान होने की बजाय। तो हमने इन दोनों चीज़ों का वापस निवेदन किया है कि ADA ने जो मुझे जवाब दिया है राजस्थान संपर्क पोर्टल से कि हमारी ओर से ये योजना तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है, जबकि पुष्कर के स्टेक होल्डर से कभी भी इस संबंध में चर्चा नहीं की गई। पुष्कर की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए बरसाती पानी को अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट करना चाहिए, न कि एक जगह लाके पंप पे रखना बड़ा घातक होगा। इस बात को लेकर हमने आज पुनः निवेदन किया है। माननीय प्रशिक्षु अधिकारी ने हमारे को आश्वस्त किया कि वो इस संबंध में जल्दी स्टेक होल्डर और अधिकारियों की और इंजीनियरों की मीटिंग बुला के इसमें जहां खामियां हैं उसकी चर्चा करके इन खामियों को दूर किया जाएगा और इसको 12 करोड़ की योजना को जनहित में जो चल रही है उसको दुरुस्त किया जाएगा। मैंने ये खेल मैदान की जो ज़मीन है गर्ल स्कूल के नाम दी हुई है, 1980 के अंदर अलॉटमेंट हो रखी है, तो उसको निरस्त करने के लिए क्यों आज 43 साल हो गए उस बात को, आज तक वहीं पे वो लड़कियों के स्कूल ने ना वहाँ पे कोई कब्जा लिया ना कुछ है करा, वहाँ पे कुछ भी नहीं करा।
और 3 वार्डों का वहाँ मुख्य रास्ता है वहाँ पे, एक भी 24 नंबर, 25 नंबर, 1 नंबर वार्ड का मुख्य ये रास्ता है। और पामोशनी माता का जो मेन मंदिर है उसका बरसाती पानी सब पूरा इसी रास्ते से आते हैं। आज कोई दुख तकलीफ कोई भी हो जाती है वार्ड के अंदर तो उसके जाने के लिए मुख्य रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है वार्ड के अंदर जाने के लिए। कलेक्टर साहब ने इसको लिस्ट कर दिया? कलेक्टर साहब को पहले मैंने आज लेटर दिया था तो उन्होंने यहाँ पे नगर पालिका और उपखंड अधिकारी को नाम चिट्ठी दी। उन नगर पालिका ने तो ज़मीन को निरस्त कर दिया और अब कलेक्टर साहब को है तो आज जन सुनवाई में मैंने इनको कहा कि सर इसको निरस्त करके और रास्ता खुलाने का काम करें। पहले तो मांग जो मायने का अवैध खनन होता है, जो बजरी के डंपर पुष्कर होकर निकलते हैं, उसके अंदर अपन ने देखा कि सालों अभी कई दुर्घटना से मर गए हैं। अभी जस्ट कल की बात जो आज सुर्खियों में आई है प्रेस मीडिया के अंदर, 9 जनों का एक्सीडेंट कर दिया गया है। तो वो अवैध खनन जो होता है उसके पाबंदी लगाई गई और जो यहाँ से पुष्कर सिटी से जो डंपर निकलते हैं उनको पाबंद करके उनको बाईपास द्वारा जो वैध है उनको ही भेजा जाए, अवैध को टोटल बंद कर दिया जाए। और सबसे दूसरी समस्या थी कि 3 साल से आज अस्पताल के अंदर MRS की मीटिंग नहीं हो रही है। ये कहाँ से परचेज करें, कैसे करें, MRS की जब तक मीटिंग नहीं होती है कोई अपन एक परचेज भी नहीं कर सकते हैं। तो आज जो IAS मैडम जो प्रशिक्षित दिखा रही है इनको के पाबंद कराया गया प्रभारी हॉस्पिटल को। धनबाद के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में लगे ट्रांसफार्मर से 600 लीटर तेल चोरी होने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है, जिससे कि जल्द मामले का खुलासा किया जा सके। आज इस मामले की जानकारी ASI अनिल कुमार ने दी। कल दिनांक को अपने GSS ट्रांसफार्मर इंजीनियर आदित्य ने मुकदमा दर्ज कराया कि अपने JLNH में GSS ट्रांसफार्मर है जिसमें दिनांक 20/1 को रात्रि 4 बजे करीबन लाइट बंद हो गई थी, जिसको चेक करने आए थे तो स्पार्किंग हो रही थी उसमें। फिर उसको खोल के देखा और आसपास में देखा तो ऑयल काफ़ी लेवल कम था। जांच करने में पाया कि 600 लीटर लेवल चोरी हो गया है। नहीं, अभी लागत नहीं बताई उन्होंने। वर्तमान समय में शादी विवाह में कुछ लोगों द्वारा अनूठी मिसाल पेश की जा रही है। ऐसा एक शादी का मामला सामने आया जिसमें भगवानगंज निवासी युवक द्वारा भीलवाड़ा से अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाया गया। दूल्हा दुल्हन ने इसे सरप्राइज बताया तो वहीं हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शादी विवाह में कुछ लम्हों को यादगार पल बनाने के लिए दूल्हा दुल्हन द्वारा नए नए प्रकार के जतन किए जाते हैं। अजमेर के भगवानगंज निवासी अंकित की शादी भीलवाड़ा में तय हुई। अंकित हेलीकॉप्टर से बारात लेकर भीलवाड़ा पहुंचा, जहां पर उनका विवाह नंदिनी के साथ हुआ। शादी के बाद अंकित अपनी दुल्हन को लेकर अजमेर हेलीकॉप्टर से वापस पहुंचा। इस पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। अंकित ने कहा कि वह अपनी दुल्हन को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा। वहीं दुल्हन ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बारात हेलीकॉप्टर से आएगी। उन्हें बहुत खुशी हो रही है और वे अपने दूल्हे के साथ वापस हेलीकॉप्टर में आई। इसके लिए भी उन्हें यह एक सपना जैसा लग रहा है। भीलवाड़ा हम हेलीकॉप्टर से गए थे जी। क्या शादी थी आपकी? जी बिल्कुल, मेरी शादी थी। बिल्कुल बहुत अच्छे से गए, बहुत अच्छे से आए। क्या सपना था आपके? बस मेरे पापा का, मम्मी का यही सपना था कि बस उनके बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से जाए, तो बहुत टाइम से इसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे। बस बुकिंग वगैरह करवाई, फिर उसके बाद लेकर आए, फिर लेने गए भीलवाड़ा से फिर अब लेकर आए वापस बारात में जी। हेलीकॉप्टर द्वारा गए थे, वापस हेलीकॉप्टर द्वारा वापस आए। बहुत अच्छा लग रहा है, कभी सोचा नहीं था मतलब ऐसे कि कभी ऐसे बारात भी आएगी हेलीकॉप्टर में। नहीं, इन्होंने सरप्राइज दिया है, बहुत अच्छा। शहर में चोर लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। चोर कायड रोड गुगरा में घर के बाहर खड़ी मारुति इको को चुराकर फरार हो गए। इस संबंध में वाहन मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कायड अजमेर यहाँ से कायड रोड गुगरा से यहाँ सरस्वती नगर से जी। और जब मैं 4 बजे ड्यूटी गया था शाम को, तो उस टाइम में गाड़ी खड़ी थी, पर मैं रात को जब वापस घर पे आया, रात को 12 बजे तक गाड़ी खड़ी थी। तो 12 बजे के बाद में 1 बजे तो मैं सोया, वैसे 1 बजे तक नींद आती नहीं, तो मैं सोया 1 बजे, तो फिर बाद में नींद आएगी। फिर बाद में सवेरे उठे दूध लेने के लिए, जब तक उस टाइम में गाड़ी दिखाई नहीं दी, वहाँ से उस टाइम में गाड़ी गायब हुई।
मारुति तो 2017 का मॉडल है, हमें लिए 19 में। रिपोर्ट परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा महीना कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। आज विभाग द्वारा चेकिंग के दौरान स्कूल वैन और स्कूल बसों की जांच कर वाहनों की फिटनेस देखी गई। वाहनों की फिटनेस और लाइसेंस नहीं पाए जाने पर अनेक वाहनों को जब्त भी किया गया। परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा महीना कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। आज विभाग द्वारा चेकिंग के दौरान स्कूल वैन और स्कूल बसों की जांच कर वाहनों की फिटनेस देखी गई। उपस्थित अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना फिटनेस और बिना लाइसेंस के चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही कई स्थानों पर समझाइश भी की जा रही है। इसके अलावा स्कूलों में रोड सेफ्टी के लिए एक्टिविटी भी हो रही है। परिवहन विभाग है, उसमें हमें सुमन भाटी मैम हमारे प्रतिष्ठित परिवहन अधिकारी है, उनके निर्देशों में हमने एक स्पेशल अभियान चलाया है, जिसमें हम वाहनों की सघन चेकिंग कर रहे हैं। जैसा कि वाहनों की फिटनेस होते हैं, इनकी इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सबकी जाँच की जा रही है। तो आज सुबह हमने कार्रवाई के तहत 7 वैनों को सीज किया है सिविल थाने में। इनके परमिट नहीं है, इनके टैक्स भरवा नहीं है। अभी रोड सेफ्टी का वीक भी चल रहा है, जो रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है। रोड सेफ्टी मंथ में हम वाहनों की सघन जांच की जा रही है और लोगों को समझाइश की जा रही है कि वाहनों की सीट बेल्ट लगा के वाहन को संचालन करें, हेलमेट लगा के रुपया वाहन का संचालन करें। पोल्यूशन गार्ड के लिए भी स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जो कि हमें हाईवे पे जो भी मिलती है उन गाड़ियों को सीज किया जाता है। अभी तक हमने 7 वाहनों को सीज किया, जिससे हमें 3 लाख की राशि प्राप्त हुई है। ये हमारा अभी रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, उसके तहत हम सिटी के अंदर चेकिंग कर रहे हैं। इसमें स्कूलों की जो वैनें हैं, जो उनके चालान बनाए गए हैं, प्लस स्कूल बसें चेक करी गई हैं। जो गाड़ियां बगैर फिटनेस के चल रही हैं, बगैर लाइसेंस के चल रही हैं, उनके खिलाफ हमने प्रभावी कार्रवाई करी है और अभी ये निरंतर जारी रहेगी। ये पूरा जो मंथ है, ये रोड सेफ्टी मंथ के हिसाब से चल रहा है। इसमें हम समझाइश का काम भी। अजमेर के ई रिक्शा चालकों ने आज अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ई रिक्शा चालकों ने कहा कि उन्हें स्थायी स्टैंड मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें अनेक क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया हुआ है और उन्हें ई रिक्शा लेकर वहां नहीं जाने दिया जाता है, जबकि अन्य वाहन आसानी से सकड़ी गलियों से होकर निकल जाते हैं। आज इसी समस्या को लेकर सभी ई रिक्शा चालकों ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थायी समाधान की मांग की। मांग ये करी है साहब, ई रिक्शा चालक को हर जगह से हटाया जा रहा है। ई रिक्शा जहाँ भी खड़ा हो रहा है उनका या तो रोक के चालन हो रहे हैं या तो गाड़ियों को झट से हटाया जा रहा है। वहाँ पर बोले हमारे अधिकारियों का ऑर्डर है। और ई रिक्शा ऐसा चीज़ हो गया सर, बस भी चल रही है ई रिक्शा, ट्रेनें भी चल रही है बैटरी गाड़ी में, और 2 व्हीलर वाहन चल रहे हैं ई रिक्शा मतलब बैटरी के अंदर। ई रिक्शा क्या चीज़ है सर? ई रिक्शा तो प्रदूषण करता तो नहीं है, गली गुप्चों की गाड़ी है और गरीब तबके के लोग लाए, कर्जों में लाए और हर जगह से उनको भगाया जा रहा है। ठीक है ना सर? और हमारी ये मांग है स्टैंड की। जैसा बस स्टैंड से भगा दिया हमारे को, बारादरी से भगा दिया गया है और रेलवे स्टेशन, दिल्ली गेट, मतलब जहाँ भी हम जा रहे हैं हमारे को भगाया जा रहा है। क्यों सर? इसे क्यों भगाया जा रहा है हमारे को? हमने प्रशासन से ही मांग करी है साहब और कलेक्टर साहब को भी मांग करी है। भैया हम ई रिक्शा वाले कहाँ जाएंगे? छोटे बाल बच्चे वाले हैं, 1500 परिवार पल रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ऑटो चालक है, वो इंजन वाले, उनको हर जगह जाने दिया जा रहा है। जैसा दरगाह बाजार के अंदर जा रहे हैं वो लोग और गलियों में घुस रहे हैं। ये ई रिक्शा गलियों को जाने का चीज़ है, उसको आप जाने नहीं दे रहे, उसको भगाया जा रहा है। बोले आपका कोई इसमें कोई ये चलने वाला नहीं है, आप सिटी से बाहर जाओ। 50 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी है, सिटी से बाहर कैसे चल पाएंगे हम? सब कर्जा लेके आए हुए हैं। बैटरी गाड़ी कर्जा नहीं भरेंगे तो लोन वाले हमारे माफ थोड़ी करेंगे। या तो प्रशासन को ये करा जाए, जैसा ई रिक्शा बिक रहे कंपनी बंद करा जाए, आरटीओ साहब को ये करा जाए, नंबर बंद कर दिया जाए, वहाँ से जितनी गाड़ियाँ वहीं रोक दिया जाए उनको, और ई रिक्शा को स्टैंड दिया जाए। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब तबके के लोग हैं, किराया कर्जा कहाँ से भरेंगे? ये जैसा हमारे को दिल्ली गेट मिल जाए और बारादरी स्टैंड है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, डिग्गी बाजार है। हमने पहले भी कलेक्टर साहब को मांग करे थे और निगम में ही हमने मांग करे थे कमिश्नर साहब को। हम मजदूरी करके खाते हैं, हम भी बैटरी गाड़ी चलाते हैं। तो सर हमारी पति मर गया, तो अभी कहाँ जाएंगे? अभी सुबह सुबह रोक दिया, बोले चालान करेगी। तो हमने हाथ जोड़ के निकल के आ गया, फिर भी बोले तुम्हारा गाड़ी का नाम कराओ। मेरा भाईजान का नाम से गाड़ी, वो बाहर रहते हैं। तो मैंने बोला सर हम नहीं कर सकते, हमारे पास जब पैसे होगा हम गाड़ी का नाम कराएंगे। वो पुलिस वाला करे नहीं, आप ही नाम करा लो, ना वाले गाड़ी बंद कर देंगे। तो सर इतने हमारा गुर्जे दिल्ली गेट, धान मंडी, ये सब में चलाते सर। आना सागर चौपटी ये सब में लगाते नहीं सर, कई जगह नहीं जी, ऐसे ही चलाते सर। हम जहाँ देखते हैं वहाँ चालान बनाते सर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।